हूँ। आप जैसे किसानों का, हमारे जैसे मजदूर खेती करते हैं, आप जैसे के किसानों में हमारे जैसे यही बात कह रही बहन जी, शोषण हो रहा 6 साल में देख रहा बहन जी को, कभी आपने बोलने का टाइम नहीं दिया। इतना बढ़िया बोल रहा हूं, उसके बावजूद भी आप कभी नाम लिख के देते कि बहन जी बोल रही। पिछले 5 साल ऐसे निकल के बोलने नहीं दिया, आप भी नहीं। आज भी आपने जब मौका दिया बहन जी को, आपने देखा कि आप गिर गए चारों तरफ से, और इतना बढ़िया बोल रही, लेकिन फिर भी मौका नहीं बोलने दिया। चले ऐसा, एक मिनट बोलिए। ऐसा है, मैं हर रोज नहीं बोलती, मैं काम की बात बोलती हूँ और मतलब की बात बोलती हूँ और मीनिंगफुल बात बोलती हूँ, ठीक है। मेरी तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी बहन बेटियां जो बॉर्डर पे बैठी है, छोटी छोटी बच्चों को लेकर के उनकी तरफ अवश्य ध्यान दें। यही मेरी प्रार्थना बार बार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज जो हमारे विपक्ष के भाइयों ने झूठी अपनी स्टेटस को बनाने के लिए और जो जनता के वोट की चोट से जो सरकार बनती है, मेजॉरिटी में आती है, उसको चैलेंज करने का काम बिना किसी आधार के, ना नंबर बल है, ना कोई सामाजिक कारण है, ना कोई सोशल कारण है, कोई टेक्निकल कारण भी नहीं है। अरे आपको तरफ थोड़ी देख रहे हैं, वो तो बात तो वही सुन रहे हैं, उनके कान बहरे नहीं है। अब आप बोल लेने तो बहन जी, हम तो कभी कभी बोलते हैं, आपके छोटे भाई हैं। उस चीज को जो चैलेंज करने की एक नापाक कोशिश की है, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आपके पास जो 30 आदमी हैं वो भी आपकी तरफ हैं कि नहीं है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामायण रची, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने, बैठने, ये क्या बात बोली, बैठिए, अरे बैठ जाओ। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देने के लिए, बैठ जाइए आप, ये बैठाइए जी, आप मेरे को प्रोटेक्ट करिए, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए जी। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, वाल्मीकि जी का भी नाम लिख दो भाई। ठीक उसी प्रकार से इस देश के दूसरी दफा बने प्रधानमंत्री ने जगत शिरोमणि किसान के लिए एक 3 सुनहरे कानून बनाए। अब आप सब लोग कहते हैं कि काले कानून, अरे चश्मा हटाइए काला, अपने काला जो दिल है आपका उसको भी बदलिए, काला मन है उसको भी बदलिए, और काला दिमाग है उसको भी बदलिए। आप वो कानून समझिए तो सही। पहला कानून क्या है? आप पहला कानून मैं बताता हूं, ये मेरे पास कानून की किताब है। आज तक जितने भी लोग बोले हैं कानून किसी ने नहीं बताए, मैं कानून बताता हूं। पहला कानून है, अरे सुनो तो सही, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। अब इस विधेयक में क्या है? किसान को अपनी फसल बेचने की आजादी दी है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। पहले भी किसान बाहर बेचता था, सड़कों पर, बाजार में, लेकिन उसको जो अधिकारी है वो तंग करता था, वो उससे पैसे लेता था। हमने उस बात को खत्म करने का काम किया। हमने ये कहा, देखिए हमने किसान को, चलो उनको बोलने तो दो उनको। ये हमने किसान को व्यापारी बनाने का प्रयास किया है। देखिए, एक किसान है, उसके पास 20 बीघे जमीन है, उसके 4 बच्चे हो गए और 4 बच्चों के 4 बच्चे हो गए। अब उसके परिवार में 20 आदमी और हो गए, 20 और 1 21 लोगों को वो उस 20 बीघे में कैसे गुजारा करेगा? इसलिए उसकी दशा को देखते हुए जो काम देश की आजादी 1947 से लेकर और आज तक जो वंशवाद से सरकारें थी और जो विरासत में मिले, गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद
कि इस कांग्रेस को तोड़ दो, लेकिन कांग्रेस नहीं तोड़ी। क्यों? आजादी में तो सब लोग थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का फायदा उठाकर अनेक वर्षों इस देश पर राज किया। और देश की जनता ने, अरे सुनो, देश की जनता ने, आज आप यहां नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हो, इससे सरकारें नहीं बदला करती। जनता के पास जाओ, जनता ने पूरे देश में 30 स्टेटें हैं, आपका ना तो सेंटर में कोई राज है और मुश्किल से 30 में से 3 राज्यों में आपकी सरकार है। जनता ने पीट पीट कर आपको घर बैठा दिया और आप केवल इस आंदोलन की, और इस आंदोलन की असलियत मैं बताऊंगा। अभी सुनो मेरी बात। आपका जो ये आंदोलन चल रहा है, इसका कोई बेस नहीं है, अंदेशा है, अंदेशे पे चल रहा है। हमने एक राह चलते व्यक्ति को ये कहा कि भाई अब तू पैदल चल रहा है, अब जो देश है वो बहुत बड़ा है, आज संसाधन है, तेरे को हम साइकिल दे रहे हैं, तेरे को हम कार दे रहे हैं। उसको डरा दिया कि साइकिल पे चढ़ेगा तो गिरेगा। आप उसको साइकिल सीखने नहीं देना चाहते। हमने उसकी कार की बात की, भाई कार से तो बोले एक्सीडेंट हो जाएगा। हवाई जहाज की बात की, बोले हवाई जहाज गिर जाएगा। ये अंदेशा। क्या हमें साइकिल नहीं सीखनी चाहिए? क्या हमें कार नहीं चलानी चाहिए? क्या हमें हवाई जहाज से नहीं जाना चाहिए? ये चीजें जो 74 साल से किसान को आपने उभरने नहीं दिया। हमने उभरने का काम, बहन जी नहीं, किसी ने मूर्ख नहीं कहा, किसी ने मूर्ख नहीं कहा। बैठिए। हमने किसान को उभारने का काम जो 74 साल से आप लोगों ने नहीं किया, उसको एक ऊंचाई पर, उसको व्यापारी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर वो 20 आदमी जिनके पास 20 बीघे जमीन है, उनको हम ये नहीं सिखाएंगे कि भाई आप में से 10 आदमी जो आलू 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो मंडी में आप बेचते हैं, उसको बाहर जाकर 20 रुपए किलो बेचो। हम जब तक उसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, उसको व्यापारी नहीं बनाएंगे, वहां की बेटियों को, वहां की बहनों को, वहां के और लोगों को अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनाएंगे, हम उनको आलू की चिप्स बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, हम उनको टमाटर की सॉस बनाकर नहीं बेचना सिखाएंगे, तो किसान कैसे उभरेगा? वो 20 के 20 आदमी उस 20 बीघा जमीन में और उसके आगे आने वाले उनके भी जो बच्चे होंगे, कैसे किसान का उभार होगा? आप किसान को उभरने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि 70% लोग इस देश में किसान हैं, ग्रामीण हैं। आप ये समझते हो कि वो अनपढ़ रहे, वो डिपेंडेंट रहे, वो निर्भर रहे, इसलिए आप ये चाहते हो कि ये जो मोदी जी ने कानून बनाए हैं ये लागू ना हो। आपने जला दिया। एक बच्चे को हम तैरना सिखाना चाहते हैं, आपको तो उसको जाने नहीं देते आप, और जब डरा देते हो वैक्सीन है, आप लोगों ने पूरी जनता में कहा ये तो वैक्सीन बेकार है, इससे रिएक्शन हो जाएगा। लोग भड़कावे में आ जाते हैं और वो वैक्सीन, किसी को हम ये डॉक्टर कहे कि वैक्सीन लगवा, और एक आदमी चलता फिरता आकर उसको कह रहे इससे तो बुखार हो जाओगा, इससे तो तुम मर जाओगा, तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ऐसे आप लोग जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपका राज नहीं आने वाला। एक लोमड़ी की कहानी सुनी होगी ना, लोमड़ी ने अंगूर दिख गए उसको, छलांग लगाई, अंगूर नहीं मिले, फिर छलांग लगाई, फिर नहीं मिले, तो बोले अंगूर खट्टे हैं। पूरे देश में कहां रह गए आप? कहां आपकी स्थिति है? इसको देखो, किसान आंदोलन को मत देखो, ये तो आपकी साजिश है दूसरे कानून की। अरे चिंता नहीं करो, दूसरा कानून है। स्पीकर साहब, और अभी डॉक्टर साहब जरा जल्दी से, आपने डरा दिया डॉक्टर साहब कि एमएसपी बंद हो जाएगी, आपने डरा दिया कि मंडी बंद हो जाएगी। 2013-14 में जो राशि एमएसपी की मिली वो 98,000 करोड़ थी, 98,000 करोड़, और अब जो 2020-21 में ये 247 लाख करोड़ है। कैसे मंडी बंद होगी? कैसे एमएसपी बंद होगी? ये डरा रखा है आपने। अरे बैठो। और सुनो, आप कहते हो मार्केट फीस बंद हो जाएगी। अरे सुनो बहन जी सुन लो, आपके कारनामे में आप कोई नहीं, सारी चीजें सब 1,000 करोड़ रुपए मार्केट फीस आएगी। कैसे सरकार मार्केट फीस को बंद कर देगी? कैसे हो सकता है? ये 1,000 करोड़ रुपए मार्केट फीस आती है, सरकार
एमएसपी को कैसे बंद करेगी? अरे बैठो यार मलिक साहब, दूसरी बात बैठ जाइए, बैठ जाइए मलिक साहब। हर बार हर बोलने वाले के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। हाँ, हर दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, और इसमें डॉक्टर साहब जल्दी खत्म करो। अनुबंध की बात की है। मैं ये कहता हूं कि इसमें पूरे देश में 280 करोड़ क्विंटल अनाज होता है, 280 करोड़ एक साल में, और उसमें खपत होती है 135 करोड़ की। जो 145 करोड़ क्विंटल अनाज बचा, उसको हम स्टोर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो सड़ जाएगा। इसलिए नियम आया है। आप कहते हो कि इससे ब्लैक करिए। मार्केटिंग हो जाएगी, डॉक्टर साहब तो खत्म सरकार करिए। किस लिए है? सरकार डॉक्टर उसको रोकेगी ना। डॉक्टर साहब खत्म करिए। तीसरा कानून, एक कानून हो रहा है, बस खत्म कर दो आप। हाँ, समय हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की बात। इसमें आप कहते हैं कि जमीन चली जाएगी। अरे इस किताब में कहीं देखो तो कहीं जमीन बिकने का काम है क्या? इसमें बड़े स्पष्ट कहा है कि अगर किसान की फसल नष्ट हुई तो किसान को केवल जो फसल है उसकी अमाउंट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर व्यापारी की तरफ से अगर गड़बड़ हुई तो उसको 1.5 गुना पैसा देना पड़ेगा। ये चीजें आप समझाओ। इन चीजों का जिक्र नहीं करते, बस रट लगा रखी है। डॉक्टर साहब कि ये धन्यवाद। कानून गलत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब बैठिए, हो गया समय। हो गया सबसे बलराज कुंडू जी। डॉक्टर साहब बैठो, डॉक्टर साहब बैठो। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज ये जो चर्चा हम सब कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, आज ये चर्चा चल रही है और मैं सभी सदन में बैठे सभी पार्टियों के साथियों की बातें सुन रहा था। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव में वैसे तो कुछ नहीं है, संख्या बल क्लियर नजर आता है। आपके पास पूरा, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, और आज मैं कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। मैं उस कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं हूं, किसान के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं हर रोज सुनता हूं, टीवी अखबार के माध्यम से भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े अच्छे नेता हैं जो इस कानून के बारे में किसान हितैषी बताने की बात करते हैं। आप में से भी बहुत सारे साथियों ने, मंत्रीगण ने इन कानून को किसान हितैषी बताने की बात की है, और एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें काला क्या है, जरा ये बताएं आप सबकी तरफ से। मैंने पिछले जब सत्र था एक दिन का, उसमें भी एक बड़े भाई आदरणीय मंत्री जी से भी मैंने पूछा था, दो बैठे हैं, मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बड़ा लाड है दोनों के साथ में, और आज फिर मैं पूछता हूं। अभी बड़े भाई आदरणीय हरविंद्र कल्याण जी, बड़ा उन्होंने अच्छे किसान हैं, पुराना अपना इतिहास बताया और खुद बताया क्या क्या उन्होंने किसानी का वो किया है। उससे पहले आदरणीय कौरपाल जी ने, ये भी किसान उससे रखते, इन्होंने पूरा वो रखा और किसान हितैषी इन कानून को बताया। भाई जेपी जी ने, बड़े भाई आदरणीय कृषि मंत्री जी ने पूरे विस्तार से, और कृषि मंत्री होने के नाते इन कानून पे पूरा अपना विवरण रखा। और अभी गुप्ता जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने तो कमाल ही कर दिया कि सारे कानून वही जानते हैं, आप सब हम जानते ही नहीं। मैं सबसे आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन और एक सवाल पूछता हूं, और मैं आपको वादा करता हूं। एक मिनट कुंडू जी, एक मिनट। बलराज जी, हाँ जी, समय 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं और वादा करता हूं, इस सदन में इस प्रस्ताव के खिलाफ सबसे पहला जो खिलाफ बात था वो पक्ष में पहला वोट दूंगा, लेकिन मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। मैं जयकारा लगाऊंगा। मैं मोदी जी का पूर्ण रूप से उनके उसका विचारधारा का आदमी हूं,
मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं, यहां जो बात है वो यहां के सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं पार्टियां कोई खराब नहीं होती, पार्टियों के नेता के खिलाफ मैं मानता हूं। तो मेरा कहना है कि आप सब मुझे एक एक फायदा इस कृषि कानून का मुझे गिना दो, मैं यही सबसे पहले आपके पक्ष में वोट डालने का काम करूं। बिल्कुल, मैं आप बड़े भाई, उस दिन भी मेरा ये था, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मुझे आप एक बेनिफिट इन कानूनों का किसान के बता दो, मैं आपके पक्ष में जो है ना खड़ा मिलूंगा। एक हमारे आदरणीय बड़े भाई कृषि मंत्री जी वो बता दें, हैं डॉक्टर साहब ने अभी बताया बड़ा विस्तार से, आप जो है ना इसमें तैरना सिखाना चाहते हो और आप ये कांग्रेस वाला या और कोई उसको बहका के रोक रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक फायदा गिनाने की बात करें, मैं सबसे पहले आपके पक्ष में खड़ा नजर आऊंगा। मैं सिर्फ एक की बात करता हूं, एक की बात करता हूं, आप एक की बात करता हूं। मैं आप मेरे साथ में खड़ा बताइए कि वो बाद में बता देना जब ये खत्म हो, सत्र के बाद। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से ये एक मिनट भी किसान के नाम पर ये राजनीतिक खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से वो एसवाईएल नहर एक मुद्दा बनकर सिर्फ चुनावी वोट लेने के लिए मुद्दा बन जाए। उस किसान पे रहम करो, उस किसान पे रहम करो, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर उस किसान के न्याय, उसके हक की और उसके जो हक बनता है उसको न्याय देने की बात कीजिए। मेरा यह निवेदन है आप सबसे, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति आप उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, बहुत सारे साथी अपनी एसीआर बढ़ाने के लिए उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, उनको यह तक नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, जान पूछ के अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए यहां बोल रहे हैं। मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को, किसान के इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर, एक अभी आपने बहुत अच्छी बात आदरणीय कौरपाल जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने कही थी, संवाद से समाधान निकलता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उस संवाद का रास्ता बंद क्यों है, उसको चालू करिए ना और उससे समाधान निकालने की बात कीजिए। समाधान में हम आपके साथ खड़े हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार से आज जिस इतने दिनों से संवाद बंद होकर और किसान की कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है, उससे किसान के दिल पे क्या बीत रही है। हर रोज हमारे किसान वहां पे मरने का, उनको मर रहे हैं, उनके दिल पे क्या, उनके परिवारों की सुनिए। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आज इस प्रदेश की सरकार सत्ता में बैठी है, वो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में चिंता कीजिए। मैं ये निवेदन करता हूं आप सबको, ये राजनीतिक खिलवाड़, ये राजनीतिक खेल बंद करके हमें उस किसान के हक की, उसके साथ न्याय कैसा किया जाए, इस बात पे चिंता करने का जरूरत है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव जो सुबह से 3 घंटे से चल रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 30 वोट कांग्रेस की हैं, मैं किसान के लिए मैं एक वोट मैं दे दूंगा, एक वोट भाई सौमिर सांगवान जी दे देंगे, उससे आगे तो कुछ नहीं है। आपके पास पूर्ण बहुमत है, 36 संख्या बल आपके, 56 संख्या बल आपके पास है। लेकिन जो विषय जिसके लिए हम टीवी में दिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं जनता को बेवकूफ ना बनाएं, जनता के साथ हम गुमराह ना करें, हम उस किसान के हक की, उसके मुद्दे की बात करें, उसको न्याय दिलाने की बात करें। यह असली विषय आता है। इस सदन में लोग हमारे को इसलिए भेजने का काम करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि आपसी खिलवाड़, आपसी नोकझोंक, आपसी टोका टोकी, एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद करके उस किसान को हक कैसे दें, उस किसान के साथ न्याय कैसे करें, इसके ऊपर हमें सदन में चर्चा करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर किसान के हक की बात करेंगे, हम सब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी जो किसान के नाम पर राजनीति करें। हर रोज हमारे किसान मर रहे, इतने दिनों से वो बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस खेल को बंद करके उस किसान की चिंता करो, जिसको यहां बैठे 90% साथियों को उस किसान मजदूर ने अपनी वोट देकर सदन में भेजने का काम किया है, और हम एक दूसरे पर लांछन, उनका मजाक बनाकर ये खेल कर रहे हैं। धन्यवाद बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबसे पुनः अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः मुख्यमंत्री जी को और सत्ता पक्ष को और सभी बैठे यहां साथियों को निवेदन करता हूं, उस किसान की चिंता करके उसका हल निकालने की बात कीजिए। धन्यवाद। श्री अनूप धानक जी। मैं किसान के लिए इस प्रस्ताव में उसके हक में अपनी वोट दूंगा।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के लिए नहीं, किसान के लिए। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये किसान के लिए लाया गया। बैठ जाइए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आलोक जी, आज किरण जी प्लीज 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 बैठिए। आज अनूप जी, जो ये अविश्वास प्रस्ताव जो कि सिर्फ राजनीति करने के लिए यहां लाया गया है, आज मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय हमारे विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं तो सबसे पहले तो उन्हें यह कहूंगा कि वो कम से कम सबसे पहले तो अपनी पार्टी में विश्वास जताने का काम करें, क्योंकि आपके सामने जो उन्होंने प्रस्ताव पेश किया उसमें 27 मेंबर के साइन थे। तो वो सबसे पहले तो अपना पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करने का काम करें। इनमें से कुछ ने तो उनके नेतृत्व में विरोध में झंडा खड़ा कर दिया है। और किसने? मैं हमारे बहुत ही हमारे सीनियर हैं, कोई नहीं और लगातार मुझे भी उन्होंने 2 बार शपथ दिलवाने का काम किया। बैठ जाओ सीट पर, बैठ जाओ, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हमारे बहुत ही कुलदीप जी प्लीज प्लीज। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, लगातार 2 बार उन्होंने 2 इनकी हैं, 2 इनकी अमरजीत इसके बाद गोपाल करना। अमरजीत कुलदीप जी, वत्स साहब, राणा जी बैठ जाओ। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जिन्होंने 2 बार मेरे को भी शपथ दिलवाने का काम किया, और हम उनकी इज्जत करते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, और लगातार काफी इस सदन के मेंबर रहे हैं। उन्होंने बार बार हमारे जो डिप्टी सीएम साहब के ऊपर कटाक्ष करने का काम किया। हमारी जो विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी के झांसी की रानी कह करके उन्होंने कहा कि आप भी इसमें समर्थन करें। खून के छिट्टे डिप्टी सीएम साहब की उसमें हैं, ये चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। कादन साहब, चौधरी देवीलाल तो हमें तो नजर आता है। मैं माननीय स्पीकर महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने तो चौधरी देवीलाल नजर आता है, हम उनकी राहों पर चल रहे हैं। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लगातार जो हमारा किसान वर्ग और कमेरे वर्ग का लगातार जो भला हो रहा है, उनके कारण इनके पेट में दर्द है, वो ये सहन नहीं कर सकते, इसलिए बार बार ये बात करते हैं। चौधरी देवीलाल तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपको भी नजर आना चाहिए। भाई हमारे और कई साथी बैठे हैं, उनको भी नजर आना चाहिए। चौधरी देवीलाल कभी किसान के ऊपर, कमेरे वर्ग के ऊपर राजनीति नहीं करते थे, वो किसान और कमेरे वर्ग की भलाई के लिए काम करते थे। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। मैं इसके विरोध में इसलिए खड़ा हुआ हूं। रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार ने चाहे वो मंडियों में, चाहे वो धान बिक्री का काम था, रात भर मंडियों में बैठे रहते थे और 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक उनकी फसल नहीं बिकती थी। वो तुरंत प्रभाव से हमारी मंडियों में धान खरीदवाने का काम किया, कणक खरीदवाने का काम किया और उनको तुरंत प्रभाव से पेमेंट देने का काम किया। उनके लिए भी इनको पेट में दर्द है। हमारी अनुसूचित जाति के लोगों को बीपीएल में, जो अंतर्गत बीपीएल के तहत हमारे को लाभ दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इन वर्गों को, लोगों के लिए घरों की जो हमारी मुरम्मत है, उनके लिए भी अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। संत महापुरुष विचार सम्मान के प्रसार योजना सामाजिक भाईचारे का उदाहरण भी है। हमारे मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान योजना भी शुरू की है। निजी क्षेत्र में बार बार जो हमारा एक 75% का जो आरक्षण दिया गया है, जो हमारे युवाओं का
उसमें रोजगार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो आज सरकारी नौकरियां इतनी नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोगों को, जो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। 75% जो रोजगार का जो बिल पास किया गया है, उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके भी हमारी जो सरकार ने जो महिलाओं को मान सम्मान दिया है। और इस सदन में अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कोई हल चला करके देखो, कोई फसल काट करके देखो, ये बातें सारी आप पे लागू होती है। ये बात तो सभी ने जो कही है, ये टोटली के टोटली जो सामने हमारे बैठे हैं उनके ऊपर लागू होती है। और वो चला करके देखे कभी हल। हमने तो मजदूरी की है और मजदूरी करके यहाँ तक पहुंचे। हमें पता किसान मजदूर वर्ग को, कमेरे वर्ग को क्या तकलीफ होती है। यहाँ हमारे सबसे पहले हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं मानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो बेस का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल था हम लेकर के आए थे। आपके बीच में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने मानने का काम किया। और किसान वर्ग को जो तकलीफ होती है, मैं हमारे जगबीर मलिक जी उठ करके जहां लग रहे हैं, उनकी आड़त की दुकान है, उन्होंने पता है किसान को क्या तकलीफ है। सबसे पहले तो उन किसानों की वो तकलीफ दूर करें। एक परसों भी हमारी जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कही कि बोले हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। ये तो उल्टा है कि हुड्डा तेरे राज में जमीन गई ब्याज में। ये बात है आज लागू है। महोदय, आप अगर आज देखेंगे तो बार बार जो हमारे, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, क्योंकि 2 बार मुझे आपकी चेयर पर बैठ करके उन्होंने मुझे शपथ दिलवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल तो आपने सबने नजर आना चाहिए। वो किसान के ऊपर कभी राजनीति नहीं करते थे, वो किसान और कमेरे वर्ग का भलाई करते थे, हमेशा भला करते थे। और अंत में हम सड़क से लेकर सदन तक चौधरी देवीलाल की राहों पर चल रहे हैं। और उनकी राहों पर चल करके हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम सदन में हैं एमएसपी लागू रहेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं एमएसपी लागू रहेगी। दोबारा मैं आप सभी का, जो आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं। और जो ये राजनीतिक से प्रेरित जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती गीता बुक्कल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, मैं इसके पक्ष में आज बोल रही हूँ। हमारे देश की आन बान और शान हमारा किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान, जो इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिनको काले कानून हम लोग कह रहे हैं, जब ये ऑर्डिनेंस थे तब भी इनका विरोध हुआ। जब कोरोना की आड़ में इसको अवसर में बदला गया, इस ऑर्डिनेंस को धक्के से लोकसभा और राज्यसभा में नंबर गेम की वजह से कानून का जब दर्जा दिया गया, तब भी हम इसके खिलाफ थे। और 3 कानून जो आया आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन पर स्टे कर दिया गया है, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहती हूं, अगर इतना बढ़िया सब कुछ है तो क्यों देश की राजधानी के चारों तरफ हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा कमेरा वर्ग वहां पर इस समय बैठा हुआ है? क्यों उन हुक्मरानों से जिन्होंने ये कानून बनाए हैं कुछ मांग रहा है? क्या कारण है कि आज हमारी बहन बेटियां अपना कार्य छोड़कर वहां पर बैठी हुई हैं? हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। अभी कुछ साथी कह रहे थे सामने के भी, यहां मैं जिक्र उस बात का नहीं करूंगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विश्व का है, वो कोई केवल नंबर गेम नहीं है। क्योंकि हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्योंकि ये सरकार जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों का विश्वास, कर्मचारियों का विश्वास, किसानों का विश्वास, दलितों का विश्वास पूरी तरह से ये सरकार जो है खो चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं का समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। अहंकार और घमंड, हठ धर्म पर चल रही है सरकार। मैं कहना चाहती हूं, आज इस समय हमारा संविधान खतरे में है, आज किसानी खतरे में है, बेरोजगार नशे की चपेट में, आज जवानी खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू खतरे में है। क्या यही अच्छे दिन है? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए लोगों ने सोचकर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया था?
हमें सोचना होगा, हमारा प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट है, हमारा एक प्रदेश ऐसा वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है, देश है। इसको कैपिटलिस्ट और पुलिस स्टेट की तरफ दिखाने का काम सरकार कर रही है। आज हमें सोचना होगा, लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहा गया है। हम उन्हीं लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए आज विधानसभा में चुनकर आए हैं और उनकी आवाज को हम सदन में भी, सदन के बाहर भी, सड़क से लेकर विधानसभा, सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। आज हमारे बहुत से साथी गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। किसान गरीब भी है, अमीर भी है, अच्छा भी है। हमारा ये देश जिसने इतना बड़ा एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, उसके साथ में हम जोड़ेंगे। हमें जय जवान जय किसान और जय संविधान, संविधान के तहत और संविधान के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से बड़ी नहीं है। हमें अगर कुछ करना है तो संविधान के नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। हठ धर्म से सरकारें नहीं चलती, राज धर्म का पालन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं। हमारी ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इसको है किसान हमारा अपनी मिट्टी को, अपनी फसल को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा, चंद पूंजीवतियों के चक्कर में, केवल कुछ लोगों के चक्कर में आप ये जो हमारा अन्नदाता 105 दिन से ज्यादा बैठा है, आप उनकी सुध लेने का काम करें। आज राजधर्म का पालन करने का काम करें, ना कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ, आपके खिलाफ या इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है, उन पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट को बंद किया जा रहा है, पत्रकारों के पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। लोकतंत्र में यह आजादी है कि अपनी बात को मजबूती से रखने का अधिकार सबको है। हमारे यहाँ पर राइट टू फूड है। हम लोग कहते हैं कोरोना की समय में हमने 86 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से अन्न देने का काम किया। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि हमने इनको कोरोना की आड़ में पता नहीं क्या क्या घोटाले, घपले और क्या क्या हुए हैं। कुछ लोगों ने, जो ये लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, इनको आंदोलन जीवी कहने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कल आप बहन बेटियों को लेकर भावुक हुए। हम आपकी भावना को समझते हैं, लेकिन आप किसी दिन उन बहन बेटियों को आप जाकर देखें जिन्होंने अपने लाल खोए हैं, उनके बच्चों के सर से जो माँ बाप का साया जो उठा है। ये आंदोलन, ये केवल आंदोलन जीवी नहीं है। इन आंदोलनों की वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। कम से कम 2 शब्द तो सहानुभूति के जो है, हमें उनके लिए बोलने का काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, आप शांति रखो, आप शांति रखो। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बात कहना चाहती हूं। आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मैं करीबन हमारे 250 से ज्यादा किसान, आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। केवल वो किस लिए गए थे? वो अपनी मांगों के लिए गए थे। इस आंदोलन में जो कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ गए थे। वो इसलिए गए थे कि हमारी जमीनें ना छीनो, हमारी किसानी ना छीनो, हमारे बच्चों का भविष्य ना छीनो, इन कानूनों को वापस लें। 11 दौर की बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी याद उन्हें तो कर लो जो घर से गए थे। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये अनुरोध है, आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि जो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिन किसानों को यहां पर श्रद्धांजलि देने की बात कही है, आप आज अध्यक्ष महोदय, हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वो नेता, हमारे वो महान शहीद, उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी। उन्होंने ऐसे देश के बारे में सोचा नहीं होगा। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे थे। 2 मिनट में मैं समाप्त कर रही हूं। अध्यक्ष महोदय, राइट टू रिकॉल की बात की जा रही है। राइट टू रिकॉल तो हो गया जब आप लोगों को अपने हलकों में जाने नहीं दिया जा रहा, बात की नहीं जा रही, घरों में बांध के रखने का काम कर दिया, तो राइट टू रिकॉल तो हो गया। राइट टू रिकॉल हो तो सरकार का हो। और मैं चाहती हूं, ये जो अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, हमारे यहां पर जो मेरे साथी, 1 मिनट में अपनी बात को मैं 1 मिनट में वाइंड अप करूंगी। जो साथी यहां पर सदन में उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय, अंतरात्मा से, मन की आवाज पर, अपनी आत्मा पे बिना कोई बोझ रखे हुए, आप इनको जो ये आपने एंटी डिफेक्शन का
और जो विप जारी करके जो बोझ दिया, आप इनको मुक्त कर दें, आप इनको किसानों की तरह बंधुआना बनाएं। ये हर व्यक्ति जो आया हुआ है, चुनकर आया हुआ है, अगर वो चाहता है वो सरकार के खिलाफ वोट करे, आप उनको बोलने का अधिकार दो। आप अपनी इसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठकर उनकी आवाज को दबाने का काम ना करें। मेरा ये अनुरोध है, विप का या एंटी डिफेक्शन के चक्कर में आप उनकी आत्मा को उनको वोट करने का अधिकार दे। केवल जो ये डोमिसाइल की बात जो आई है 15 साल से 5 करना, मैं समझती हूँ ये सरकार का रिजर्वेशन को खत्म करने का एक हिडन एजेंडा है। जो अधिकार हमें संवैधानिक तौर पे मिला हुआ है उसको दें। और मैं ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे किसान ने जो कहा, भगत सिंह ने देश के लिए, मैं अपने किसान भाइयों के लिए दे सकता हूं, लिखकर जो गए, आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हमारे साथी इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, ये कोई सरकार को तोड़ने या बनाने की बात नहीं है, ये किसानों की, हमारे अन्नदाता की, गरीब की लड़ाई की बात है। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। श्री गोपाल कांडा जी, अब इनका नहीं, जो आप उनको कह रहे हैं वो आपने भी तो किया वो, तो आप दूसरों को क्या कह रहे हो? बहन जी बैठ जाओ। नहीं, हाँ, नहीं, आप अपनी बात आप रख चुके। अध्यक्ष महोदय, आज आपने इस गर्मामयी सदन में मुझे बोलने का जो मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी स्थिति कुछ और है, क्योंकि अभी जो पक्ष और विपक्ष, मैं एक अलग इंडिपेंडेंट अपने इलाके से चुन के आया हूं। मेरा कर्तव्य है, मेरे इलाके के लोगों ने, जिन्होंने, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी है, कमेरा वर्ग भी है, सभी ने जो मुझे इस सदन में भेजा है, मुझे सभी की बात रखनी है। और वैसे तो हर व्यक्ति को पता है जो सदन में बैठा है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत गांव में बसता है। और गांव का किसान, अगर गांव का किसान सरकार हितैषी ना होता तो दोबारा ना तो हरियाणा में और ना इस देश में मेरे को लगता है सरकार आती। रही बात विपक्ष की, वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं कि किसानों का ये होना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए, जमीन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ले रहे। तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वक्त दूर नहीं है। अगर किसान आज इतना समझदार भी है, अगर उनको लगेगा कि हमारा ये कानून हमारे हितैषी नहीं है, तो क्या दोबारा वोट नहीं होंगे? 3 साल बाद फिर वक्त आएगा। पर आज इस सदन के अंदर जो सरकार इस पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रही है, देखो, मुझे अभी बाहर कुछ लोग मिले, बोले भाई तेरा तो भारतीय जनता पार्टी ने तेरी तो सपोर्ट ही नहीं ली। नहीं, मैंने अपने दिल से जो सरकार हरियाणा में है, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनके लिए मैं हरियाणा की सरकार के साथ हूं। क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति का जो यहां बैठा है सदन में, उनका कर्तव्य है कि जिन्होंने इनको यहां सदन में पहुंचाया है, उनके विकास की ये बात करें, उनके कार्य की बात करें, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे किसी वर्ग के रूप में है। देखो बहन जी, पैसा हर इंसान कमाता है। नहीं, जिसने भी कही है मैं उसको बता दूं, मेरे सामने खड़ा होकर बोल ले, कोई बहस कर ले, आ जाओ, मेरे को क्या दिक्कत है। आप आगे देखो शकुंतला जी, हेलो, आगे पीछे सब तरफ, चारों तरफ वो करते रहे। अध्यक्ष साहब, सीट पर बैठिए, सीट पर बैठो आप अपनी। देखो, नंबर मेरे सरकार ने सारे, हेलो, नंबर मेरे सरकार ने सब देखे हुए हैं।
आज नहीं, बहुत साल पहले मेरे नंबर देखे हुए हैं सरकार ने कि मेरे पास 1 नंबर है, 2 नंबर है। वफाएं इंसान के खून में होती हैं साहब, वरना बंदे तो सारे खाक के हैं। हमारे खून में वफाएं हैं कि जिसका साथ दिया उसका साथ निभाया। और रही बात मेरे इलाके की जनता की, मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी थी जो कि सभी के लिए जरूरी था। नहीं, पूरी मेरी पहले हो चुकी, मैं धन्यवाद कर रहा हूं। सिरसा में मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए बात रखी थी, जो मुख्यमंत्री जी ने, देखो ये हर व्यक्ति के जरूरत की बात है। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, और के अभी भाई कुंडू साहब जी ने बोल ही दिया कि भैया आपको मालूम ही है, आपके पास 30 है तो फिर ये ढकोसला क्यों। मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की कि जिस हर व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो आज 50-60 सालों से कितने लोग सिरसा के कहां कहां किस किस पोस्ट पे रहे, पर सिरसा शहर को नहीं दिया। आज हमने मुख्यमंत्री जी के आगे मांग रखी, उन्होंने तुरंत उसको पूरा किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उसको जल्द से जल्द शुरू करवाएं। और देखो, कृषि के ऊपर मुझे एक बात मुख्यमंत्री जी की पता है सिर्फ, कि इन्होंने कहा था डबावाली में कि भाई तुम्हारा मुआवजा आ जाएगा, जबकि सिरसा का किसान उस 16-17 के मुआवजे को 300 करोड़ रुपए, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा था, वो इन्होंने देने का काम किया। इस बात के लिए ये बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने सिरसा के किसानों को, जो कि वो भूल चुके थे कि ये मुआवजा आएगा कि नहीं आएगा, और अब भी 18, 19 और 20 का जो मुआवजा किसानों को मिल रहा है। देखो, चर्चा बहस ये चीजें सब सदन में होती हैं और चलती रहती हैं, पर सच्चाई जब वोट आते हैं, जब पता चल जाता है कौन किसके साथ है। तो सच्चाई भी सबको मालूम है कि प्रदेश की जनता, कल की बात बताऊं आप सभी साथियों को, मेरे दफ्तर में परसों कुछ लोग आए, किसान आंदोलन के लोग हैं, हमें ज्ञापन देना है। उन्होंने कहा जी वो अभी सुबह सुबह हरिद्वार नीलकंठ से आए हैं और आप आधा घंटा रुको तो उनको बुला लेते हैं ऑफिस में, वरना आप घर जाके दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारा ज्ञापन यहीं ले लो और हम जा रहे हैं। कल कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए, मैं सिर्फ आंदोलनकारियों की बात नहीं करता, उनका हक है, पर उनके अंदर जो ब्लैक शिप है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं नाम लेके बता सकता हूं अभी कौन कौन आए। उन्होंने कहा कि कल जो लोग आए कि एमएलए साहब को बुलाओ, विधायक जी को बुलाओ। उन्होंने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी है कुटिया में, और मैं एक्चुअल में फेरों के ऊपर बैठ चुका था। हमने कहा था कि आसपास की जितनी भी कन्याएं हैं, क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है, वहां करीब 500-700 लड़कियों की, 800 लड़कियों की शादी हम करा चुके हैं। कल भी 26 जोड़े आए जिनकी शादी की, पूरे दहेज का सामान दिया। मैं फेरों में बैठ चुका था। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञापन देना है तो आप कुटिया में चले जाओ, ऑफिस में क्यों मांग रहे, ऑफिस में आके क्यों कर रहे हो ये बात। पर वो ऑफिस में नहीं आए, क्यों कि उसमें राजनीति ज्यादा। उनके अंदर एक इनेलो का अध्यक्ष जोधका गांव का, एक व्यक्ति रानिया का, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जिसके ऊपर टाटा के 10 केस हैं, वो कहता है कि यहीं बुलाओ। अरे वो भी तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बोला उन्होंने, पर उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में किसान हिंदुस्तान का, हरियाणा का बहुत बोला वाला है। उनको बरगलाने की जो बात है, ऐसे लोग जो उनको बरगला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसानों के जो हक की बात है, हम मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकते हैं, और ये जिन्होंने कानून बनाए हैं देश में, उनके आगे हमारी बात रख सकते हैं। और जिन्होंने कानून बनाए हैं, जिनको हरियाणा और देश की जनता ने, जहां भारत बसता है, सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनके लिए गलत कानून बनाएंगे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज कोई कुछ भी बात करे, ये सच्चाई है। देखो, हर इंसान का, हर पार्टी का फर्ज है, वो अपना कर रही है। और आज आपने मुझे, मेरे शहर के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मांगे हैं जो इन्होंने पूरी की है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। और मैं तो पहले ही बोल चुका था कि मैं मेरी सिरसा की जनता के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ हूं, क्योंकि उसमें किसान भी है और दुकानदार भी है और हर व्यक्ति है, और मैं इनके साथ हूं, और आज भी कह रहा हूं कि मैं इनके साथ हूं। धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे जो विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया उससे बोलने का मौका दिया। जो किसान, जो कानून जो बना है किसानों के लिए, मोदी और मनोहर के नेतृत्व में, जो किसानों के हित में, इससे सुंदर कानून नहीं बन सकता और एक किसानों के लिए लाभकारी होगा। और किसान एक जमीन का टुकड़े को कहां तक परिवार बढ़ेंगे, किसान कहां तक उस पर खेती करेगा, आने वाले परिवार के लिए, परिवार को रोजगार देने के लिए। और मुझे याद है, मैं फरीदाबाद में उस जिले में रहता हूं, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। हमारे जिला फरीदाबाद के व्यापारी दिल्ली में सब्जी नहीं बेच सकते थे। उत्तर प्रदेश का किसान यमुना के किनारे से हमारी मंडियों में अपनी फसल नहीं बेचता था। और हम सेक्टरों में, जब हमारे गांव के किसान जाते थे, जो सेक्टर फरीदाबाद में 100 सेक्टरों के आसपास है, और सेक्टरों में जब किसान अपनी ट्रॉली भर के लेकर रुक्का मारता था, मैं गेहूं लेके आया हूं, गेहूं देना चाहता हूं, तो उसके पीछे मार्केट कमेटी के लोग उसके पीछे भगते थे और वो 100 रुपये महंगा किसान अपने बाजार सेक्टरों में बेच के जाता था और नगद पैसे लेके जाता था और 100 रुपये प्लस बेच के जाता। ये कभी नहीं था। और मोदी और मनोहर के नेतृत्व में आज मैं मानता हूं, इस बात की खुशी है कि दिल्ली के एनसीआर में किसान अपनी सब्जी को कहीं बेच सकता है, कोई दिल्ली में रोक नहीं सकता। दूध कहीं बेच सकता है, कहीं अपना जाके अपनी अनाज में मंडी में लेके जा सकता है। पहले तो सारे जो पहली सरकारों में तो वो जो कर्मचारी थे उसके कांटे को उतार लिया करते थे, उसको मार्केट कमेटी बंद कर दिया करते थे। ये आज़ादी के जो कानून बने हैं ये किसानों के हित में है। और मेरे में अभी आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी कह के गए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी कि ये किसान विरोधी बिल है। और मैं कहता हूँ तो किसान के बेटा है। शायद मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, शायद मैं जमींदार बड़ा हूं, मुझे किसान नहीं मानता कोई, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। ईश्वर जी ने ठीक कहा, हम किसान का काम करते हैं, हम किसान को उगाने का, कटाई का काम करते हैं, तो हमें किसान नहीं मानते। और मैं मानता हूं कि किसान हरियाणा में किसान ब्राह्मण कम भी नहीं है, और कोई उसके साथ भी किसान हर गांव में, हर शहर में मिलेगा, खेती करता मिलेगा, यादव मिलेगा, गुजर मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, 36 बिरादरी के लोग किसान हैं। और मैं मानता हूं हमारे दक्षिण हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात बड़ी शांति के साथ है, हाईवे नंबर 2 बड़ी शांति के साथ है, अलीगढ़ वाला रोड बहुत शांत है, अपना गुड़गांव का रोड शांत है। ये रोहतक और सोनीपत रोड ही किसान ही रहते हैं क्या? सारे किसान की परेशानी यही है। पूरे भारत में कोई किसान नहीं कह रहा, कोई किसान ये नहीं कह रहा, सारे भारत में किसान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, पूर्वांचल के किसान का गढ़ सारा ही है। ये सत्ता की लड़ाई है, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है। ये सत्ता के किसान के नाम से सत्ता हत्याना चाहते हैं। मित्रों, मोदी और मनोहर के नेतृत्व में 2014 में सत्ता दी, 2019 में सत्ता इन लोगों ने सौंपी किसान के बेटों से। और भारतीय जनता पार्टी किसान के प्रति समझते हैं, किसान के बेटे हैं, और किसान के सम्मान में लोगों को बड़ी बड़ी वोटों से, बड़े जय जयकार के साथ किसान के बेटों देता है। ठीक कहा गोपाल कांडा जी ने, वही लोग इर्द गिर्द, गोपाल कांडा जी ठीक कहा, जो सत्ता से दूर चले गए वही लोग विज्ञापन देते हैं, ज्ञापन देते, लो जी पकड़िए हम किसान हैं। अरे खेत नहीं, कटिया नहीं, बाछिया नहीं, किसान। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सारे कांग्रेस के मित्र साधे बैठे हैं, दक्षिणी हरियाणा की जो पानी की हालत है, जहां सैकड़ों बहन बेटियां कैंसर से मरती हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, मैं चाहता है कांग्रेस के मित्र विधायक से अपनी बात तो रखते कि कैंसर से कितने लोग बुरा हाल हो गया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय की जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। और इसके क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सारे जो साथी हैं, विधायक हैं, और जो मनोहर के नेतृत्व में जो किसानों के साथ काम किया, 200 करोड़ रुपए पलवल के जिले को दिए गए, जो ओलावृष्टि के नाम से दिए गए, सफेद मक्खी के लिए सिरसा फतेहाबाद के लिए दिए गए 1900 रुपए ओलावृष्टि के नाम दिए। ये किसान की बात। और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या नहीं करा, कहीं मक्खी के नाम से कहीं आंधी आ गई उसके लिए भी दिए। और कांग्रेस के मित्रों को पूछिए, बहन जी बैठी है किरण बहन जी, कि जहां जो नहर चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी,
जो हरियाणा के विकास चौधरी बंसीलाल का, उन नहरों में पानी मनोहर ने चलाया है, मनोहर की सरकार ने पानी दिया है, दक्षिणी हरियाणा में पानी दिया है। आप याद करिए अंतिम टेज तक महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तक जो पानी तक भाई अभय सिंह यादव ने, आपकी प्रशंसा, भाई अभय सिंह यादव ने एक चौक चौराहे से पानी को लेकर अंतिम हरियाणा के वहां तक पानी पहुंचाने का काम करा। आज देखिए आज दक्षिणी हरियाणा की हालत, अभय सिंह भाई ने मनोहर जी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचाने का काम करा। कांग्रेस के मित्रों ने जो पानी दिया हमें, जो वसीला पानी दिया हमें, कैंसर युक्त पानी दिया, और हमें तो पानी भी नहीं मिला। हमें तो, अगर मैं जानता हूं कांग्रेस के मित्रों के, पंजाब के लोगों से बात करते, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करते, 10 साल ये सत्ता में रहे और दक्षिण हरियाणा को पानी दिलवाने का काम करते। और एक बात करते, कांग्रेस के लोग जब पंजाब में जाके बात करते, कहते भाई एक्साइल का पानी मिलना चाहिए, हमारे लोगों को पानी की हालत खराब है, पीने का पानी नहीं है, पानी खारी हो चुका है। तो ये बात इन लोगों को करनी चाहिए थी। आज बात करते पानी की, पानी, अरे पानी के जो स्रोत है वो सारे पहाड़ से आता, यमुना से आता, नंगल से आता। मैं एक ही बात कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो पूरे खत्म करें, हाँ, अब पूरे पानी पूरी तरह हरियाणा में देश में जो किसानों का जो विकास हुआ है, तो मोदी और कहते में मैं इस संस्था के खिलाफ हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक हो गया, आपकी प्रशंसा की है उन्होंने, ठीक नहीं है क्या? हाँ जी, उन्होंने कहा कि बंसीलाल जी ने ये नहर बनवाई और उसकी बेटी, उनकी बेटी यहाँ बैठी है, कोई इसमें कोई झूठ थोड़ी है। दिया आपने, पानी नहीं दिया, हमने ही कहा है। चलो अब हो गया, चलिए। नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से शीशपाल जी। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी की तरफ से जो सूची आई है उसमें आपका नाम नहीं है। लीडर ऑफ आपकी जो नेता है उन्होंने सूची दी है। नहीं, फालतू के नहीं है। हाँ। नहीं, मोल को जो चल शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो बहुत से साथियों ने अपने अपने तरीके से बात की कि अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्या थी। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब या तो जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए या फिर विधायकों का विश्वास उठ जाए। परंतु आज के दिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो विधायकों का भी और जनता का विश्वास दोनों ही इस सरकार से उठ चुका है। यह आपने अभी देखा है, नजारा देखा, आप अपने सामने देखा है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। बैठ जाओ शिव जी, बैठ। बोलो। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। पिछले जो सदन में लोग थे वो इस बार नहीं है, जो इस बार है वो अगली बार कुछ नहीं होंगे, ये बात अलग है। परंतु जब आज किसान की बात है, जब पूरा देश का किसान और हरियाणा का किसान हरियाणा की धरती पर कुंडली बैठा है, सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, हरियाणा की धरती पे बैठा है और हरियाणा की धरती पर वो शहीद हो रहा है, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से आज भी उन किसानों के प्रति कोई हमदर्दी कहीं भी दिखाई नहीं देती। एक शब्द जब उनके शहीद होने पर सरकार की तरफ से नहीं बोला जाता। हमारे
चमोली में एक दुर्घटना घटी और वहां कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बड़ी दुखद घटना है। उसको भी हमने हमारी कार्रवाई में डाला, परंतु नेता प्रतिपक्ष का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन किसानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। साथियों, ये तीनों काले कानून हैं मित्रों, ये बिल्कुल काले हैं। इसको अगर कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसान के पास जाएं, अगर किसान से ये बात पूछें कि ये इन काले कानूनों की हकीकत क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सदन में बैठे हर व्यक्ति से ज्यादा वो आपको बता देंगे कि ये काले कानून काले क्यों हैं। तीनों काले कानून की बात है। अगर आप जब दो वस्तुओं के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि बेहतर कौन है। अगर आप देखोगे, यही कानून बिहार के अंदर 2006 में लाए गए थे। अगर वहां की बात करूं तो बिहार के किसान की है जो औसतन आमदनी है वह 5,000 रुपए प्रति माह, और अगर हरियाणा की अगर बात करें तो 14,434। ये तुलनात्मक अध्ययन आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों कानून में फर्क क्या है। आज हम उस किसान, जो किसान खुद तो नंगा रहता है, आधे कपड़े पहनता है पर हमारे कपड़ों का व्यवस्था करता है, जो खुद तो भूखा रहता है परंतु हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसकी जो कच्ची छत है उसके अंदर से पानी टपकता है परंतु फिर भी कहता है कि हे परमात्मा तू बारिश दे, क्योंकि उसने इस देश को चलाना होता है। और अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरियाणा तो पूरे तरीके से कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर मुख्यमंत्री जी हौसला करें, इसमें कोई पार्टियों की बात नहीं है, ये हरियाणा के किसानों की बात है। अगर वो प्रधानमंत्री जी से जाके बात करें कि ये अगर ये वाला बेल्ट है, ये जो पूरा किसानों का है, ये तीनों काले कानून है, ये प्रभावित करते हैं यहाँ के किसानों को, आपको इस पे विचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो मानेंगे, परंतु इसके लिए हौसला करना पड़ेगा, पार्टीबाजी से ऊपर उठना पड़ेगा। कभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हालात है 1956 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। एक घटना घटी और 112 लोगों की मौत हो गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और आज आप 250 से ज्यादा किसान यहां चले गए। सर 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट। तो सर हमने ये हौसला नहीं कर पाए, हम किसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की बात भी करें। और दूसरा, अगर बात करें इंदिरा गांधी की, अगर 1975 में आपातकाल की बात हुई और उसके बाद जब लगा उनको कि जनता का है विश्वास है वो उठ चुका है, उन्होंने भी महसूस किया और उनका नवंबर 1977 के अंदर कार्यकाल खत्म होना था और उन्होंने जनवरी 18 को अपना इस्तीफा देकर लोकसभा भंग कर दी थी। आज यही कहानी हरियाणा के अंदर है। आज पूरे तरीके से विश्वास उठ चुका है। और मैं तो अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जो किसान है ना तो कांग्रेसी किसान है ना बीजेपी के किसान है। ये किसान की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो किसान सिर्फ किसान है और उसको किसान की नजर से देखिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मिनट, बहुत सबसे लेट मिला है, मुख्यमंत्री सबसे अंतिम बोलेंगे, सबसे अंतिम हमारा ये नंबर है। आपके नेताजी की तरफ से जो जिस सूची जो मैं जो नंबर दिया वही दिया मैंने। नहीं सर, 2 मिनट दीजिए आप। तो सर मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, चाहे आज महिलाओं की स्थिति की बात हो, नहीं, आज मुद्दों के ऊपर नहीं है शिषपाल जी, इसके ऊपर बात कीजिए, इसको खत्म करिए। चाहे कर्मचारियों का विश्वास की बात हो, तो मैं तो अंतिम बात आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक श्लोक के साथ खत्म करना चाह रहा हूं। एक श्लोक के हंस श्वेत बक श्वेत कै भेद हंस बक्यो। हंस भी श्वेत होता है, बगुला भी श्वेत होता है, क्या भेद है इसमें? तो ये कहा गया है कि नीर क्षीर विवेके तू हंसे हंसे बके बके, कि जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है
तब पता चलता है कौन हंस है और कौन बगुला। तो यहाँ बैठे हैं सारे हंस हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो घड़ी है, इस घड़ी के अंदर अपने आप को हंस साबित कर दीजिए और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुष्यंत चौटाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अंदर कांग्रेस द्वारा हमारी सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मैं आज उसके विरुद्ध में यहाँ खड़ा हुआ। जब बहस की शुरुआत हुई, मैं उम्मीद करता था कि नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर जिस कारण यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं उनके प्रति इनकी सोच क्या है। ये बात रखेंगे कि कैसे 3 कानूनों ने कृषि क्षेत्र को कमजोर करने का काम किया, मगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी और रखते हुए पहली लाइन में ये कह दिया कि मैं कृषि कानूनों पे चर्चा नहीं करूंगा, ये आज इस प्रदेश की जनता को भी और देश को भी दिखाने का काम किया कि ये कितने गंभीर सोच के साथ हमारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाए। उनने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट तक की, उनने बात करी प्रदेश के अंदर स्कैम्स की, उनने बात करी कैसे कृषि क्षेत्र कमजोर होगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर पिछले 1.25 साल से निरंतर अलग अलग विषय पर चर्चा, हमारी सरकार ने इनके एक एक सवाल का जवाब भी दिया और गंभीरता के साथ अगर कोई अनियमितताएं थी तो कार्रवाई करने की भी हिम्मत रखी। मगर एक चीज जो कल परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि एपीएमसी एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि एपीएमसी एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमनी गावे अचल पचल। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, एनडीए ने लाने का काम किया। मगर सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितैषी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9 और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था। मैं पूछूं सवाल, बीपीटीपी किसकी कंपनी है बताइए? प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे बताइए? रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही, गीता बुक्कल जी परसों प्रेज करी थी, अभी सदन में नहीं है, कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा, मगर 10 साल ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में। किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रोक्योर जो करी हैं, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है,
फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें एमएसपी पे प्रोक्योर करने का काम किया है। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों में। पिछली बार कोविड में 1850 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई। इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके पूरे मूल का हमारी सरकार करने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, आज रेस चल रही है कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन करती है। मैं हुड्डा साहब के बाद सेकंड करने के लिए कादयान साहब खड़े हो और बहुत बड़ी बात करी। मैं मेरे ऑफिस में सुन रहा था कि आंख बंद करो, चौधरी देवीलाल जी को देखो। वो एक शख्सियत नहीं थी, वो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थे। अगर इस हाउस के 88 सदस्य अपनी आंख बंद कर ले तो शायद 50 की राजनीति में लाना या उनके राजनीतिक अनुभव को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर बनना चाह रहे हैं, ये सत्ता परिवर्तन कर ये सोच रहे रात रात में खुद बन जाओ, नहीं छोरे को प्रधान बना दो। आज ये हालत है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी, ये तो किरण चौधरी जी मानेंगी, अब नई पगड़ी पहन के G23 के दरबार में हाजिरी लग रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे वो दूर नहीं दिख रहा। जब ये आज हमारे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं, फिर शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास लाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे 20 मिनट की अपनी बात में नेता ये बताए कि इन्हें हमारी सरकार के विरुद्ध में क्या बात करने का काम किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आपने उसमें 20 मुद्दे लिख रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 10 साल इस प्रदेश का क्या हाल था। मैं तो गीता बुक्कल जी ने उन 250 किसानों की फोटो दिखाई, मुझे भी दुख। आज कोई भी नागरिक इस देश के अंदर अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान खोता है, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके प्रति है। मगर ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, मारुति के अंदर जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए, बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। हमने सहानुभूति के साथ जरूर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन प्रदेश में रहे, संभाल के हमने कदम उठाए। और आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम हमारी सरकार का है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। चलो, ये बार लोगों की, किसानों के हम समर्थन करते हैं, किसानों के साथ है। दलाल किसान के समर्थक है। दलाल जी, किसान के समर्थक प्लीज, बोल प्लीज, रहे हो जी? उनको मंत्री जी प्लीज। वहां जाते हैं बहन जी, वो गुलाब नबी आजाद गए थे ना कश्मीर में कटरे, वहां जाते हैं, ठीक होता मामला। चल अध्यक्ष महोदय, ये सही सलाह दे रहे हैं सरकार में, मंत्री देते सलाह दे दी। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना पूछना चाहूंगा, इन लोगों ने पिछले 4 साल